अस्सलाम वालेकुम। छोटी ईद की बड़ी खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम बांट रहे हैं ईद की खुशियों के रंग सिटी 41 के संग, और इसके साथ साथ मैं हूं आपका होस्ट शिराज भट्ट और मैं हूं आपकी होस्ट महविश शबीब। और जहां जहां हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहां वहां छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद की बात हो और ईद की सुबह जो है एक नया ही अंदाज घर में देखने को मिलता है। हमारे साथ एक दफ़ा फिर बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको करवा देता हूँ, उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी शख्सियात आज हमारे यहाँ मौजूद हैं कि अक्सर औकात आपने उनको टीवी के ऊपर देखा होगा, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के ऊपर देखा होगा, लेकिन आज हमने उनको मदऊ किया अपनी ईद की ट्रांसमिशन में। तो मैं तारुफ करवा देता हूँ, राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और सारे फैसलाबाद को बल्कि पूरे पाकिस्तान को, मुस्लिम उम्मा को सिटी 41 के बिहाफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है नजमा अफजल साहिबा, जो कि साबिक MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। इसके साथ साथ चेयरपर्सन हैं, कोऑर्डिनेटर हैं ये स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ की जो है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में, फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में भी। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी ईद मुबारक हो। कैसी हैं? ठीक ठाक? मैं भी आपके इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से सबको ईद मुबारक कहती हूँ और पूरे पाकिस्तान को जो ईद मना रहे हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैडम जो हैं वो आप वालदा भी हैं राना साहब की, तो ये एक समझ लें कि इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली टू अस, और हमारे लिए भी आप फैमिली हैं, सिटी 41 की भी फैमिली है, और सिटी 41 की तरफ से भी आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो मैम आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ईद ख़ास तौर पर हम समझते हैं कि तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके हम ईद जो अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं, तो लेकिन चूँकि आप एक सियासी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके हस्बैंड भी सियासत में थे, बच्चे भी आपके सियासत में हैं, आप ख़ुद भी सियासत में हैं, कैसे टाइम निकलता है ईद पर? देखिए, ईद जो है एक मजहबी त्यौहार है और ये एक अल्लाह की तरफ से एक पूरा मंथ जो रमज़ान का महीना होता है और जिसमें अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतों से हमें नवाजता है, उसके बाद ईद एक तोहफ़ा है सब मुसलमानों के लिए। तो इसको हम भरपूर तरीके से मनाते हैं और इसके लिए एक टाइम मैनेजमेंट होती है जो कि मैं हमेशा से, क्योंकि मैं एक घरेलू खातून भी रही हूँ, उसके साथ साथ प्रोफेशनल डॉक्टर भी हूँ और एक सियासी पॉलिटिशियंस भी हूँ। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी आपसे। तो मैं उसको इस तरह से करती हूँ कि सुबह सुबह ये बच्चे जो हैं ये ईद के लिए उठते हैं और जो मेल हमारे घर के हैं वो और मेल बच्चे जो हैं वो नमाज की ईद सुबह सुबह करने चले जाते हैं और उनके आने तक हमारी सवैयाँ और हर चीज़ तैयार होती है टेबल पे, तो ये आकर फिर खाते हैं। उसके बाद हमारे दोस्त अहबाब 10-11 बजे के बाद कुछ आते हैं, कुछ सियासी लोग भी आते हैं। और इसके अलावा मैं जहाँ भी कोई मुझे मदऊ करे उस दिन तो वो मैं ज़रूर मिलती हूँ। जैसे कि इस दफ़ा मुझे दारुल अमान की तरफ से इनविटेशन आई है कि आपने हमारे बच्चों के साथ ईद मनानी है और हमारी जो ख़वातीन हैं जो बहुत ही महरूम और बहुत ही मुश्किल हालात से सामना करती हैं उनके साथ आप ईद मनाइए। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया है और मैं इंशाल्लाह जाऊँगी और उन सब के साथ ईद मनाऊँगी। बिल्कुल, ये ईद त्यौहार ही ऐसा है कि जितना ज़्यादा हम इन्हें दूसरों के साथ मनाते हैं, ख़ासकर ऐसे लोगों के साथ जिन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब हमारी ईद की खुशियों में भी जिसे कहते हैं कि दुबाला हो जाती हैं। और जिन लोगों के साथ हम ईद सेलिब्रेट करते हैं जो कहीं ना कहीं अपनों को मिस कर रहे होते हैं, तो वो भी इस ईद के त्यौहार में उन्हें भी एक अपनों का साथ मिल जाता है। यहाँ पर मैं राना एहसान अफजल खान साहब आपसे जानना चाहूँगी कि ईद ऐसा त्यौहार है जिसमें पकवान बड़े मज़े के बनते हैं, और जैसे ही मैडम ने बताया है कि ये जिसे कहते हैं कि पकवान एहतमाम करती हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता है मीठे में खाना? ईद, छोटी ईद में तो हमेशा जो है जब आप नमाज़ पढ़ के आते हैं तो सवैयाँ जो हैं वो खाई जाती हैं और उसको हम इंजॉय करते हैं। लेकिन इस ईद के अंदर ये असल ईद तो बच्चों की होती है, तो सबसे पहले डिमांड तो बच्चों की और उनकी ईदी की डिमांड आ जाती है। तो आप फैमिली के साथ इसको एंजॉय करते हैं, जो हमारी रूटीन होती है। वैसे ही ज़्यादा वक्त मैं इस्लामाबाद में गुजारता हूँ, तो ईद में कम से कम आप बच्चों के साथ टाइम गुजार के, जो मैं अभी कर रहा हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो दोस्त अहबाब हैं उनसे भी आप एक रिलैक्स माहौल में आपको वक्त मिल जाता है अच्छा वक्त गुजारने का। तो ये अच्छा, वैसे मिल जाता है इतना रिलैक्स टाइम? पहले दिन इतना नहीं होता, पहला दिन तो हल्का ज़रा वो जो है वो हल्का है, बाप के दोस्त आते रहते हैं। तो दूसरा तीसरा दिन फिर ससुराल
जाते हैं तो वहाँ फिर जो है फैमिली टाइम अच्छा गुजर जाता है। ये भी बताइएगा कि बचपन से हम लोग ना ईदी लेते आए हैं, लेकिन जब टाइम आता है ना ईदी देने का, वो फीलिंग एक अलग होती है। तो आप क्या समझते हैं, ईदी लेना ज़्यादा आसान था या ईदी देना? ईदी तो अभी भी अम्मी देती हैं, माशाल्लाह। तो अभी भी खुशकिस्मत हूँ कि ईदी मिलती है और देना तो बिल्कुल अच्छा लगता है। तो जब आते हैं तो उसी हाथ फिर आगे भी दे देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि बच्चों के साथ कोई गुजारी हुई ईद जो आपके हावजे का हिस्सा बन गई हो, जो कभी आपके हावजे का हिस्सा बन गई हो, आपको याद हो कि ये ईद जो है मैं कभी नहीं भुला सकती, जो बच्चों के साथ मैंने गुजारी हुई है, इनके बचपन की ईद कोई आपको याद हो? जी बिल्कुल, मैं तो हर ईद ही मुझे याद है कि जब बच्चों माशाल्लाह। की ये छोटे छोटे थे तो इनकी तैयारियां इतनी अरूज पर होती थी। मेरी 2 बेटियां हैं और उनके लिए ड्रेसेस, उनका साथ ज्वेलरी, मैचिंग शूज़, एवरीथिंग वो। और बल्कि अब तक आज इतने साल गुजर गए हैं, मैं बच्चों के कपड़े खुद बनाती हूँ। माशाल्लाह। इन तमाम बच्चों के और बच्चों के भी कपड़ों की तैयारी मेरी ही होती है और उनके साथ उनकी मैचिंग ज्वेलरी, शूज़, एवरीथिंग वो मेरी ही जिम्मेदारी अच्छा, है। आपके पास कोई आपका शेड्यूल टाइम होगा कि आप टाइम को किस तरह से मैनेज करती हैं, वो हमें भी थोड़ा दे दें हम भी देख सकें कि आप टाइम मैनेज कैसे कर लेती हैं। मैं आप जब जाता हूँ आपको मैं फैसलाबाद वुमेन चैम्बर पे भी देख रहा होता हूँ, जी जी बिल्कुल। और आप हॉस्पिटल भी होती हैं, आप घर भी देख रही होती हैं, घरेलू जी भी हैं बिल्कुल, खासतौर मैं समझती हूँ कि अल्लाह कैसे? ताला मुझे सेहत और ज़िंदगी इसी आमीन, तरह रखे। आमीन, तो अगर सेहत है तो फिर ही आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उसको मैं शेड्यूल ज़रूर करती हूँ और मैं कोई भी अगर मुझे बुलाए तो मैं खुशी से जाती हूँ और वहाँ अपना इनपुट जो भी है देती हूँ। तो उसके लिए ये है कि टाइम मेरा होता है, क्योंकि मुझे सहूलत है, मेरे पास ड्राइवर है, गाड़ी है, मैं जो भी है उसको मैनेज करके फिर अगला प्रोग्राम जो होता है उसको शेड्यूल कर लेती हूँ और वहाँ चली जाती हूँ। और इस तरह फिर घर में आके तमाम जो है वो भी देखती हूँ कि घर के हालात कैसे हैं और क्या चल रहा है, खाना कैसा पका है, क्या बच्चों के लिए बना है, मेरी सारी जिम्मेदारी होती है। इनके लिए ग्रॉसरीज तक मैं खुद करती हूँ। तो मतलब मैंने अपना जो है अपना शॉपिंग और ग्रॉसरीज ये अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ है। उसके लिए मैं हफ्ते में एक दफ़ा जाती हूँ इकट्ठा सब कुछ लेके, तो इस तरह मैनेज करती हूँ। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, रमज़ान में आपको मौका मिलता है कि आप ज़रा इबादत की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, अल्लाह से उनकी नेमतों का भी शुक्र अदा करते हैं। तो एक वो वैसे कहावत है कि इंसान की ज़िंदगी में हज़ारों मसाइल होते हैं, लेकिन अगर सेहत का मसला बन जाए तो आपका सिर्फ एक ही मसला रह जाता है और वो सेहत का मसला होता है। तो हमें अपनी सबको कलेक्टिवली सेहत के ऊपर ना सिर्फ फोकस करना चाहिए बल्कि जब तक अच्छी हो और बाद में भी अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए। सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हज़ार ख्वाहिशात होती हैं इंसान की जब इंसान सेहतमंद होता है, लेकिन जब इंसान बीमार पड़ जाता है तो इंसान की सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि मैं सेहतमंद हो जाऊँ। तो मेरे ख्याल में सेहत का ख्याल रखना, और सेहतमंद इंसान ही ईद मना सकता है, सेहतमंद इंसान ही सहरी और इफ्तारी के जो है एहतमाम कर सकता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और शहराज कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये एक जिसे कहते हैं मुहावरा नहीं है, इस मुहावरे की कदर तब महसूस होती है जब हम बीमार होते हैं। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक दफ़ा फिर हमारे नाजरीन को छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल खान साहब, मुझे ये बताएगा कि इंसान सुपरमैन भी बन जाए ना डेजिग्नेशन में, वो अपनी वालदा के लिए, अपने वालिदैन के लिए, वो ही इज़ जस्ट द सेम किड, दे इवन रिमेंबर चेंजिंग योर डायपर, लाइक वो अभी भी डांट वगैरह तो नहीं पड़ती अब, या फिर अब बड़े हो गए तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई? नहीं, मेरे ख्याल से इंसान तो किसी भी स्टेज पे गलती करता है और कोशिश ये होती है कि अगर कोई बड़ा हो जो करेक्शन करे तो मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। तो अगर आप ओपन हो इस चीज़ के ऊपर, देखें एज अ सियासतदान मैंने देखा है कि आपको क्रिटिक के लिए ओपन होना चाहिए और वालिदैन से बेहतर क्रिटिक कोई भी नहीं कर सकता। तो अभी भी क्रिटिक मिलती भी है और फिर बल्कि एंड यू वेलकम इट, आई थिंक वी शुड, आई वेलकम इट। यहाँ पे मैं नजमा साहिबा आपसे भी जानना चाहूँगी, सेम क्वेश्चन मेरा है। तो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में कौन से बच्चे को ज़्यादा डांट पड़ी है? सबसे ज़्यादा बेटियों को या बेटों को? मेरी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। तो मैंने बचपन में इनको बहुत 8वीं तक खुद पढ़ाया है, तो इस वजह से मैं इनको काफ़ी सख्ती रखती थी और बहुत ही शेड्यूल उनका इतना टाइट होता था कि
बच्चों को पहले से ये पेपर बना के उनको बिठा देती थी कि आपने ये इसको फिल करें पेपर को, तो बल्कि वो जाके बाद में कहते थे कि पेपर तो बहुत आसान आया, आप तो बहुत मुश्किल चीज़ें हमें पढ़ा। लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ यही है कि जो पहला होता है उसको सबसे ज़्यादा, पहली बच्ची को डांट पड़ी, दूसरा होता है तब तक थोड़ा कम, और जो तीसरा चौथा होता है वो उसको तो बहुत खुद ही बच बच जाता जाता है। लेकिन है। हमारे तो मैं यहाँ ना- तीसरा था, तो तीसरे को हमें वो पकड़ लेती थी अम्मी कहीं ना कहीं, लेकिन उतनी नहीं पड़ी जितनी पहले जो से बड़ा पड़ी। होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, बड़ी हमने मेरी किया होगा बेटी कुछ। थी ना, उसके साथ बहुत सख्ती हुई थी। अच्छा अच्छा, बट शी माशाल्लाह। हैज बिकम अ डायमंड। मैं तो कहती हूँ कि वो उसने काफ़ी उससे सीखा। आजकल ये बड़ा ट्रेंड बन गया है कि बच्चों को जो है ना बड़ा आपको देखें, थोड़ी बहुत सख्ती मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि अगर हो जाए तो उससे फिर बाद का रिजल्ट बेहतर आता है। तो पेरेंट्स को जहाँ लीनियंट होना चाहिए, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो है आपको यू हैव टू बी अ बिट स्ट्रिक्ट विद देम। अच्छा, मुझे खान साहब ये भी बताइएगा कि आप माशाल्लाह मैंने देखा है कि यू आर बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन थ्रू आउट द टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ आपके डेजिग्नेशन बढ़ते जा रहे हैं, आपकी मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं, बट योर एटीट्यूड डजंट चेंज, इट्स द सेम जो आज से 10 साल पहले था। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है इस चीज़ को, आई कैन सी दैट। तो ये तरबियत है या सिर्फ आपने कुछ ग्रो होते हुए खुद भी कुछ सीखा है कि हम्बल रहना है, पोलाइट रहना है, लीनियंट रहना देखिए, है? सबसे पहले तो इज़्ज़त जो है वो अल्लाह ताला देते हैं, इंसान की कोशिश होती है, और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये चीज़ें जा भी सकती हैं। टाइटल्स जो हैं ये देर ऑल टेम्प्रेरी, लेकिन इंसान की जो एक दूसरे के साथ तल्लक है ये असल असासा होता है। मैंने अपने वालिद साहब को उनकी 30 साल की सियासी उनका सफ़र था, और वो पहले MPA से शुरू हुए, फिर वो MNA बने, फिर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, वज़ीर ख़जाना बने, लेकिन वो जिस तरह उनके ओहदे बढ़ते रहे उतना वो ज़्यादा हम्बल होते रहे, क्योंकि ये अल्लाह की ज़ात देने वाली है। तो ये देने का मकसद ये है कि हमारा सियासी जो करियर है वो है ही अवामी राब्ता और अवाम के मसाइल का हल करना किसी ना किसी तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि ये तरबियत भी है, उनको वालिद साहब को भी देखा, और अल्लाह ऐसी ही जो है वो रखे। वैसे भी जो गरूर होता है या आप कह लें जो प्राइड होती है वो इंसानों को दिखाने के लिए नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे कहते हैं कि अगर हम कामयाब होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, हमारे बिल्कुल सही पेरेंट्स ने कहा। जिस तरह से हमें गाइड किया होता है थ्रू आउट हमारी जर्नी में, इनका बहुत अहम किरदार होता है। यहाँ पर एहसान खान, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी के हवाले से बताइए, उनके साथ काम करना किस कदर दिलकश है? देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ काम करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि काम जो है वो कल हो जाना चाहिए मुकम्मल। तो वो ही इज़ अ वेरी कह लें, मैं कहूँगा कि बड़े स्ट्रिक्ट मैनेजर हैं As long as the rules are concerned. एज फार एज द रूल, और वो उनका फॉलो अप ख़तरनाक है। यानी कि जो चीज़ उन्होंने 8 महीने पहले भी कही है वो उनको याद होगी, अजबर होगी। तो मैं समझता हूँ ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है कि वो फॉलो अप के मास्टर हैं, और वो क्या कहते हैं, फालतू बात वो टॉलरेट नहीं करते। जब मीटिंग्स हमारी होती हैं तो उनका एक वो पेट जुमला है कि कोई चीज़ दोहराई ना जाए, जिसने एक बात कर ली है तो वक्त की के ज़्या के लिए कोई दोहराए ना बात, और अपना नया पॉइंट अगर आप ऐड कर सकते हैं तो करें। तो वो बड़े टू द पॉइंट हैं, उनको बैकग्राउंड का पता होता है, वो अपना पूरा मुकम्मल होमवर्क करके आते हैं। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि उनके आसपास होना जो है ये वैसे तो लगता है कि आप जी मीटिंग में बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन हम परेशान ही बैठे होते हैं। अच्छा राना सर, ये बताइएगा कि कितना चैलेंजिंग था ये वाला कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर होना? कभी कभी ऐसा लगा कहीं पे इट्स अ वेरी टफ जॉब, आई वोंट बी एबल टू मेक इट? देखिए, अगेन मेरे पास अभी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन थी कि प्राइम मिनिस्टर के जितने भी अहकामात और वजारतों का जो रोड मैप है उसको मेक श्योर करना कि वो टाइमली इम्प्लीमेंट हो जाए। ये मेरा मेन रोल था पिछले 1 साल में। अब मैं कॉमर्स में गया हूँ और मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स जो है वो कॉमर्स की वजारत में मुझे प्लेस किया गया। लेकिन बिल्कुल ये एक आसान काम नहीं था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एक्सपेक्टेशंस हैं कि कोई भी वो फ्लॉ या लूप होल या कोई मिस्टेक उसको वो जाने नहीं देते। अच्छा, आप इस डेजिग्नेशन को सही तरह समझ पाए हैं या आपको लगता है कि देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट? नहीं, देखिए, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। काम को आप हमेशा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, मोर एफिशिएंटली कर सकते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा इस 1 साल में। सही। और देखें, कोई भी एक तो आपका जो भी आपने फैसला करना है,
तो फैसला हवा में नहीं होता, उसके लिए ड्यू डिलिजेंस, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, फिर आप फैसला करते हैं। फिर फैसले के साथ आपका एक मुकम्मल रोड मैप बनता है कि इस फैसले को अचीव करने के लिए आपने कौन से इकदाम लेने हैं। फिर उसकी टाइमलाइन बनती है। सही। फिर उस टाइमलाइन को माइक्रोस्कोपिकली मॉनिटर किया जाता है कि उसके मुताबिक जिन लोगों ने, जितने भी लोग हैं जिन्होंने वो काम करना है एक भी माइलस्टोन अचीव करने के लिए, वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप यकीन करें कि इस वक्त एक साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर के लगभग 5000 अहकामात हैं और उसको एक एक जो वो डिसीजन है उसके ऊपर फॉलो अप, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी रिपोर्टिंग, ये पूरा निज़ाम जो है बड़ा बड़ा टेक्निकली तौर पे चलता है। ओवरऑल इस निज़ाम को मैं देखता रहा हूँ पिछला 1 साल और वो बड़ा हेक्टिक रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से है। और जैसे कहते हैं जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होगा उतने ही ज़्यादा जैसे कहते हैं कि कामयाबियाँ किस्मत में आएंगी। हमारे साथ राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद हैं, नजमा अफजल साहिबा मौजूद हैं। वेलकम बैक जी। ईद की खसूसी नशरियात में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद बड़ी खुशियाँ, और इस वक्त हम लोग किचन में मौजूद हैं और हमारे साथ शेफ जाज़ेब मौजूद हैं। शेफ जाज़ेब, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजर रही है दोनों की? ईद आपके साथ ही गुजर रही है। वो मुझे पता है, रमजान भी इकट्ठा गुजरा, ईद भी इकट्ठी अच्छा, गुजरा। मुझे बता दें कि मैं आपको बताता हूँ कि ईद का दिन है और शाम के 4 बज रहे हैं, क्या बनाएंगे? अगर ऐसा हो सिचुएशन आपको दे दी। चाय का टाइम है तो डेफिनेटली स्नैक्स बनेंगे कुछ। चाय का टाइम है तो स्नैक्स बनेंगे। स्नैक्स में क्या बनाएंगे? वेजिटेबल रोल्स बना रहा हूँ। वेजिटेबल रोल्स हैं वो बनाएंगे। रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। मिक्स वेजिटेबल, जिसमें चाइनीज़ वेजिटेबल जो भी होती हैं वो आप सारी चॉप कर लेंगे या जूलियन कट कर लीजिएगा, और उसके बाद आपने चिकन बॉयल करके शेड कर लेना है। ब्रेड के एजेस कट करना है, रोल करना है, उसके अंदर फिलिंग रखनी है, रोल करना है, अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्राई करना है। मेरी जुबान में अगर कहें कि बहुत ही आसान रेसिपी है और फटाफट तैयार हो आप जाएगी। खुद ही तो कहती थी कि मेहमानों को टाइम देना पड़ता है। जब मेहमानों को टाइम देना तो रेसिपी आसान होनी चाहिए। और इसको आपने किसमें फ्राई करना है? गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। गोल्डन कुकिंग ऑयल और बनास्पति के अंदर। जाहिर बात है कि गोल्डन कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा इंतखाब है और विटामिन ए, डी और ई से भरपूर है। सोयाबीन और कनोला का मरकब है, आपकी सेहत का ज़ामिन है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और इसके साथ साथ अगर बात करें सेहत के हवाले से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें सेहत पर। कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल यूज़ करें और गोल्डन बनास्पति और ख़ास तौर पर गोल्डन कुकिंग ऑयल जो है दैट इज़ योर बेस्ट चॉइस। और ख़ास तौर पर जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर्स हज़रात की जानिब से मेडिकल साइंस रिकमेंड करती है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री जो है वो आपने ऑयल को इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से तो सोयाबीन और कनोला का मरकब भी है। बिल्कुल शराज, सेहत ऐसी चीज़ है जिस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम सेहत के हवाले से बात करें तो गोल्डन बनास्पति एक ऐसा बनास्पति है जो कि माहिरीन की निगरानी में तैयार किया जाता है। इसकी क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए इसे 100% इजाफी अशिया से पाक रखा जाता है। खाने में टेस्ट भी होता है, खुशबू भी होती है और जिसे कहते हैं रंगदार खाना, जिसे कहते हैं मज़ेदार सा खाना आपको मिल जाता है अगर आप गोल्डन बनास्पति में बनाते हैं। ये पाम, सोयाबीन्स और कपास के बीजों का ये जो बनास्पति है मरकब है। ग़िज़ाइयत के हवाले से अगर बात करें तो ग़िज़ाइयत इसमें कूट कूट के भरी हुई है विटामिन ए और विटामिन डी की। कोई भी पकवान हो, आप चाहे नमकीन बनाएं चाहे आप मीठा बनाएं, बेहतरीन बनता है, बल्कि उम्दा बनता है। और जो भी इससे बना हुआ पकवान खाता है वो यकीनन आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रहेगा कि वाह क्या पकवान बना है। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके साथ अगर हम बात करें कंट्री प्लस के हवाले से तो जितने भी यहाँ पर पकवान तैयार किए जाते हैं उसके अंदर जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं वो कंट्री प्लस के इस्तेमाल किए जाते हैं। कंट्री प्लस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, एक नया स्टेप लिया है कि 12 जार्स मुतारिफ करवा दिए मसालों के। और उसका फ़ायदा पता क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि आपने जितना मसाला इस्तेमाल करना है आप उतना इस्तेमाल करें, बाकी आपने ढक्कन बंद करके उसको वापस रख देना है। और ख़ास तौर पर अगर बात करें कंट्री प्लस के हवाले से तो आप अगर ये 12 मसाले ऑर्डर करते हैं इकट्ठे तो आपको साथ में एक किचन बॉक्स जो है वो बिल्कुल मुफ्त मिलता है। तो आपने क्या करना है कि ये कंट्री प्लस के मसाले जो हैं वो इस्तेमाल करें, जितना इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करें, बाकी आपने ढक्कन बंद करके इसको वापस रख दें। ये ख़राब नहीं होगा, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा या गीला नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तो यही वजह है कि हमारा इंतखाब यहाँ पर ये कंट्री प्लस के मसाले रहे हैं और ख़ास तौर पर ये 12 जार रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है कि आपने कंट्री प्लस ने एक नई फैसिलिटी दे दी है और वो फैसिलिटी ये है कि आप ऑनलाइन जाकर अरमा स्टोर से जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं कंट्री प्लस के ये 12 जार अगर आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं, या फिर इससे हटकर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाह रहे हैं
अरमा स्टोर पे जाइए और वहाँ से ऑर्डर करिए और वो प्रोडक्ट आपके घर पहुँच जाएगी। कैन यू इवन इमेजिन कि आपको घर बैठे बैठे जो है वो शॉपिंग करने का मौका मिल रहा है। आपको स्टोर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए सिर्फ आप कॉल करें और वो कंट्री प्लस की प्रोडक्ट जो है वो आपके घर पर बिल्कुल पहुंच शराज, जाएगी। ख़वातीन की ज़िंदगी आसान बना दी है कंट्री प्लस ने। और यहाँ पर अगर हम आसानी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे गेस्ट भी होते हैं कि जो कि सॉफ्ट ड्रिंक को उस तरह से प्रेफर नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे जहन में सवाल आता है कि मेहमानों के लिए क्या सर्व किया जाए। तो फ्रूटफुल एक ऐसी ड्रिंक है जो कि हर किसी की पसंदीदा है। क्वालिटी के लिहाज से बात करें, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत तरक्की याफ्ता ममालिक में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपेरेंट कैन में है, जो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं एजाज सारे आपको बाहर भी नजर आएंगे। वैसे भी कहते हैं ना कि आंखों देखी चीज़ पे इंसान ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है, तो ये पहली ऐसी ट्रांसपेरेंट कैन है और डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूद है। इसका कोई भी फ्लेवर आप ट्राई करें, आप मैंगो फ्लेवर ट्राई करें, आप पीच फ्लेवर ट्राई करें, हर फ्लेवर इसका इस कदर उम्दा है कि जो भी फ्रूटफुल एक दफ़ा पीता है तो वो बार बार रेकमेंड करता है कि फ्रूटफुल जो है वही चॉइस होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा महविश आपने। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हमने यहाँ पर जितने भी पकवान तैयार किए, जितने भी खाने तैयार किए हैं, उनका स्टाइल जो होता है वो रेस्टोरेंट जैसा होता है। उसकी वजह दो हैं। एक ये कि हमारे पास बड़े माहिर शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ जाज़िब, और दूसरी ये कि हम जितने भी पकवान तैयार करते हैं वो फुटाइल के स्टोव्स के ऊपर तैयार करते हैं। तो फुटाइल जो है वो हमारा इंतखाब होता है, एशिया का नंबर 1 ब्रांड है जो कि ख़ास तौर पर हर तबके के लिए जो है प्रीमियम क्वालिटी फराहम कर रहा है। और ख़ास तौर पर बात करें अगर एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के जो है इसको तैयार किया जाता है स्टोव्स को, ताकि आपको गैस और बिजली की बचत मिले। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर बात करें तो 12 स्टैंडर्ड से होकर गुजरता है, यानी 12 बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स जो हैं उससे होकर ये गुजरते हैं और उसके बाद इनको तैयार किया जाता है, जिससे आपकी और आपकी जो फैमिली है उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है और वो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। यही वजह है कि हम भी फुटाइल के स्टोव्स इस्तेमाल करते हैं और फुटाइल के जो तेज़ स्टोव्स हैं ना, और उससे पकवान जो है जल्दी से बन जाते हैं, फौरी तौर पर तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इन स्टोव्स के ऊपर जो खाना तैयार होता है, एक तो वो मिनटों में होता है और दूसरा ये कि वो जलता नहीं है, क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो यही वजह है कि हमारे भी पकवान जो है वो इसी के ऊपर तैयार होते हैं। इसके साथ साथ रूह अफ़ज़ा के हवाले से बात करें तो रूह अफ़ज़ा जो है वो 1947 से लेके अब तक रूह अफ़ज़ा जो है वो हमारा भी इंतखाब है, हर पाकिस्तानी का भी इंतखाब है और इसके साथ साथ हर खास व आम का इंतखाब रहा है। ख़ास तौर पर माह रमज़ान जो गुजरा है उसके हवाले से बात करें तो इफ्तार के ऊपर अगर दस्तरख्वान पर रूह अफ़ज़ा मौजूद ना हो तो दस्तरख्वान ही मुकम्मल नहीं होता। मैं समझता हूँ कि 1947 से लेके अब तक जो है वो हर छोटा भी, हर बड़ा भी, हर बुज़ुर्ग भी रूह अफ़ज़ा ज़रूर पीता है। और ख़ास तौर पर टैगलाइन के हवाले से बात करें तो साल 2025 के हवाले से एक नई टैगलाइन मुतारिफ़ करवाई गई है रूह अफ़ज़ा की तरफ से, और वो ये है कि चल मेरे लाल। इसके तहत दो अच्छी बातें आपको बताई जाती हैं। पहले ये कि आपने रमज़ान मुबारक के दौरान जो इफ्तार के वक्त आपने दुआ याद रखनी है इफ्तारी की, वो तो गुजर गया रमज़ान। इसके साथ साथ आपने ख़ास तौर पर ख़वातीन को असिस्ट करना है किचन में। अगर वो खाना बना रही हैं, अगर वो ईद के पकवान तैयार कर रही हैं, उनको कुछ ना कुछ हेल्प कर दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको खाना बनाना नहीं आता, तो आप रूह अफ़ज़ा जो है वो घोल कर दे दें, आप प्याज काट कर दे दें, आप धनिया काट कर दे दें, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो अभी हमारा प्रोग्राम भी जारी है, हमारे स्प्रिंग रोल, वेजिटेबल रोल्स जो हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। इसके हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब और उनके साथ डॉक्टर नजमा अफजल साहिबा। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि आप डॉक्टर भी हैं, आप वालिदा भी हैं, आप नानी दादी भी हैं माशाल्लाह, आप बिज़नेस वुमेन भी हैं। आप किस तरह ख़वातीन को, विमेन चैम्बर में आपके पास ख़वातीन जो होती हैं वो भी आती हैं जो जवान होती हैं, नई नई बिज़नेस में आई हुई हैं, और मैंने आपको देखा है कि आप उनको बड़ा मोटिवेट भी कर रही होती हैं। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ क्या है मोटिवेशन के लिए जो ख़वातीन को बताई जाती है? देखिए, ख़वातीन को हम ज़्यादा उनको इनकरेज करते हैं कि देखें बिज़नेस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आप इसमें आए। आपको हम उनको वहाँ जो हमारा चैम्बर का मेन मकसद ये है कि ख़वातीन को हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनमें जो चीज़ें उनके नॉलेज में नहीं है उनको स्किल्स बताएं कि कैसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेसेस
या डिजिटल तरीके से आप कैसे बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। और इससे वो काफ़ी कुछ सीखती हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनकी वर्कशॉप्स होती हैं। तो यही एक मोटिवेशन का तरीका होता है कि हम सेमिनार्स मुनक्कद करते हैं, उनको बताते हैं कि हाउ यू कैन एंटर इनटू दिस ये जो बिज़नेस है और उसको स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को इन्हांस करने का जो तरीकाकार है वो सब कुछ सिखाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ख़वातीन में टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है, घर में हम देखते हैं, तो ये बिजनेस फील्ड में आप पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। यस यू कैन से दैट। तो ये बाहर फील्ड में ये किस तरह से इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है? अगर फील्ड में प्रोफेशनल ख़वातीन हैं तो ये इस टॉलरेंस लेवल के ऊपर किस तरह से काबू पा सकते हैं? देखिए, टॉलरेंस के बगैर आप चल ही नहीं सकते। ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स में तो आपको बहुत ज़्यादा टॉलरेंस, बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, क्योंकि आपको हर किस्म के लोग मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी। वो आप पर तनकीद करते हैं और बहुत सी बातें भी कह जाते हैं जो कोई भी नॉर्मल बंदा उस पर फ्लेयर अप हो सकता है। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन मैंने बहुत ज़्यादा इससे टॉलरेंस सीखी है और बहुत बातें भी सुनी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे चेहरे पर एक स्माइल होती है और हम उसकी बात सुन के कहते हैं कि ठीक है, आप इस चीज़ को इस तरह ले रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है, आप पहले सुन लें हमारी बात, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से आपको फौरी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपको चीज़ों को, कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा सा आपको वक्त दे के वो कदम उठाना चाहिए, तो फिर वो खुद ब खुद ही ये जो रिएक्टिव एक नेचर होता है वो तब्दील होना शुरू हो जाए, अगर हम ये अपने आप को बात समझा लें। यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। नहीं, देखें, अगर आप मुझे कोई तक बात करते हैं और मैं फ़ौरन उसके ऊपर रिएक्शन दूँ, हो सकता है मैं वो रिएक्शन फ़ौरन जो होगा वो गलती होगा हमेशा। वो गलती होगा। तो मैं कह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा बंदा कोई अपने आप को ठहराव के साथ वो बात करे तो मैं तल्ख बात भी नरम तरीके से कर सकता हूँ। Exactly. लेकिन उसके लिए आपको सोचने का या थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो फौरन रिएक्ट करना जो है, मेरे ख्याल में अगर आप फौरन रिएक्ट नहीं भी करते ना, तो आप बाद में रिएक्ट करने लगोगे तो आपको महसूस होगा अच्छा हुआ मैं खामोश हो गया। बिल्कुल, टाइम के साथ साथ पता चलता है। बहुत से मौक़ों पे खामोशी रहना ज़्यादा बेहतर होता है। आप दूसरे की बात सुने, लेकिन अगर खामोश रह सके तो ज़्यादा अच्छा उसका effect होता है। लेकिन ये एक पर्सनल फाइट है जो आप अपने देखें। यू शुड ऑलवेज बी ट्राइंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अगर ये सोच आप में है कि मैंने अपने आप को बेहतर करना, और ये सोच ऐसी नहीं है कि जो ये हर वक्त होनी चाहिए, हर रोज़ होनी चाहिए। अपने आप से आप सवाल पूछें कि मैं अपने अंदर कैसे बेहतरी ला सकता हूँ, और वो इट कुड बी ऑल अक्रॉस। तो आप अगर ये सोच रखते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को। कोई ईद परदेश में गुजरी कभी घर वालों से दूर? एक ईद गुजरी थी, मेरे ख्याल से शायद पिछले साल की थी वो, या नहीं, मेरी चाइना में भी शायद ईद गुजरी है जी। हाँ, तो वो प्रदेश से 2 ईदें बाहर गुजरी हैं। तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि खुद कुकिंग करनी पड़ी हो? जी बिल्कुल, मैं कर लेता हूँ जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ। मैं फिर घर से, पेरेंट्स से दूर 10 साल रहा हूँ। मैं लाहौर में पढ़ता था HSN में और लम्स में, तो वालिदैन फैसलाबाद होते थे, तो मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ, मैं सारा कुछ, मैं सफाई भी कर लेता हूँ, और जहाँ करने की ज़रूरत हो। तो ये लेडीज एंड जेंटलमैन, द कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इज विद अस। सबसे अच्छी डिश कौन सी बना लेते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तो मैं ऑमलेट अच्छा बना लेता हूँ, लेकिन मैं वो आलू कीमा भी बना लेता हूँ। वाह। और कहते हैं ना कि कुकिंग हर इंसान को आनी चाहिए। इससे ये है कि एक आप अच्छा खाना बना सकते हैं और साथ ही साथ ख़वातीन की भी हेल्प हो जाती है। यही हमारी जिसे कहते हैं कि मोटिवेशन भी है। यहाँ पर राना साहब, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं, यूथ स्पेशली, वो सियासत में आना चाहती है, लेकिन जब आती है स्किल्स की बात आती है, जब इम्प्रूवमेंट की बात आती है, तो उस तरफ फोकस नहीं करते। तो आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर वो सियासत में आना चाहते हैं, तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यूथ को सियासत में आना चाहिए, क्योंकि सियासत जो है वो आवाम से ही चलती है, और जब तक नए आइडियाज़, नया खून नहीं आएगा यूथ में, सियासत में, तो ये जो सियासी माहौल है ये तब्दील नहीं होगा। बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म यूथ के लिए है सियासत में आने का, वो लोकल बॉडीज़ का होता है, क्योंकि MP MNAs की सीट तो 1000 होंगी या 2000 होंगी, और ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। तो अगर लोकल बॉडीज़ की कंटिन्यूटी हो तो वो अपॉर्चुनिटी 2000 से 1.5 लाख या 2 लाख पे चले जाएगी। तो यूथ देखें, सियासत में पाकिस्तान में आना आसान नहीं है। इसके अंदर जो वो 2000 लोग जो नाफिज हैं, वो फिर किसी को आने भी नहीं देते। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं कम से कम लोकल बॉडीज़ का मैं हामी हूँ। देखें, यूथ जो है वो लोकल बॉडीज़ एक ज़रिया है, वो किसी ना किसी शक्ल में ज़िंदा होती है, उधर पार्टिसिपेट करें।
वो पढ़ें। पहले बात तो ये, हमें पॉलिटिक्स को पढ़ने की भी ज़रूरत है कि पॉलिटिक्स है क्या। देखें, लेफ्टिस्ट की पॉलिटिक्स होती है, राइटिस्ट की पॉलिटिक्स होती है। ये चीज़ें हम कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर तो तब हम जज कर सकेंगे कि कौन सा सियासतदान ठीक है और कौन सा गलत है। और हम सुपरफिशली चीज़ों को ना देखें। आजकल जो दौर है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है इन्फॉर्मेशन का, और इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आपको हर किस्म की मिलती है, लेकिन वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कोई आपको भेज देता है। तो तहकीक करना जो है वो मैं अपने यूथ को कहूँगा कि उस तरफ वो जो है वो अपना ध्यान दे, और वो करना मुश्किल नहीं है। जब वो तहकीक करेंगे तो उनको बड़ी डिटेल, सच झूठ के तक वो पहुँच सकेंगे। तो यूथ को मैं सिर्फ अगर एक पैगाम आपके प्लेटफॉर्म से दे सकूँ ज़रूर, वो ये है कि जो ज़ाहिर नज़र आता है उसके ऊपर फ़ौरन ना गिर जाएं, अपनी तहकीक करना सीखें, थोड़ी सी रिसर्च करना सीखें, थोड़ा सा ज़रा डिटेल में जाने की कोशिश करें। और जब आप डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा ज़रा एफर्ट करेंगे, तो आपको सही जवाब या सही जो जिसकी जुस्तजू आप कर रहे हैं आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा सा बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू माशाल्लाह आपके साथ रही। मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर नजमा अफजल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अब हम चलते हैं जहांगीर की तरफ और देखते हैं कि जहांगीर अशरफ जो हैं वो किन के साथ और कहाँ पर ईद सेलिब्रेट